नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता, बीए थर्ड ईयर का नया टॉपिक नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आज आपको बताऊंगी। हमने पिछले टॉपिक में फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा था। फ्रांस की क्रांति में हमने देखा था कि किस प्रकार से लुई 16वें का अंत होता है और आतंक का राज्य रोबेस्पियर के द्वारा स्थापित किया जाता है, मगर रोबेस्पियर भी कुछ समय बाद वहाँ से हटा दिया जाता है और उसके बाद कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है कि वहाँ पर वापस एक सम्राट आ जाता है और उसका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने 1804 से लेकर 1814 तक फ्रांस में एक नए राजतंत्र की स्थापना करी थी। सबसे पहले हम नेपोलियन के बारे में कुछ समझ लें। नेपोलियन एक निर्धन वकील कार्लो बोनापार्ट का बेटा था। 10 वर्ष की आयु में नेपोलियन फ्रांस चला जाता है। वहाँ पर वो पेरिस के एक सैनिक स्कूल में भी आगे पढ़ता है और उसके बाद धीरे धीरे फ्रांस की सेना में महत्वपूर्ण बन जाता है। जब तूलो नगर में राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन चल रहा था और जब उत्तेजित भीड़ ने महासभा के सभा स्थल को घेर लिया था, तब नेपोलियन ने अपनी योग्यता से उत्तेजित भीड़ को नियंत्रित करके महासभा के सदस्यों को मृत्यु के मुख से बचाया था। इससे रोबेस्पियर उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो प्रधान तोपची बन जाता था। धीरे धीरे नेपोलियन की शक्ति में और वृद्धि होती है और वह आंतरिक सेना का कमान उसके हाथ में चली जाती है। उसी समय उसकी पत्नी जोसेफिन बन जाती है। जोसेफिन का नेपोलियन की उन्नति में बहुत बड़ा हाथ था। वह एक प्रभावशाली महिला थी और सरकारी पदों पर काम करने वाले बहुत से लोग उसके मित्र थे। नेपोलियन की योग्यता से प्रभावित होकर युद्ध मंत्री कार्नो ने उसे इटली अभियान का प्रधान सेनापति नियुक्त किया था। इस पेपर में हम नेपोलियन की जो सैनिक उपलब्धियां हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी जो प्रशासनिक उपलब्धियां हैं उसको हम कहीं और पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि उसका उत्कर्ष कैसे होता है और उसमें पहला है इटली का अभियान। नेपोलियन को सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना का मुकाबला करना पड़ा, जिनकी संख्या उसके सैनिकों से लगभग दुगनी थी। नेपोलियन के पास जो सैनिक थे उनके पास तो ठीक से पोशाक भी नहीं थी, मगर उसका यह अभियान सैनिक विशेषज्ञों की दृष्टि में युद्ध कला का अपने ढंग का एक अनूठा उदाहरण है और श्रेष्ठतम कोटि के रण कौशल का परिचायक है। नेपोलियन ने एक एक करके दोनों शत्रुओं से युद्ध लड़ा। सबसे पहले उसने ऑस्ट्रिया के इटालियन राज्य लोम्बार्डी को जीता। फिर बाद में उसने रिवोलो का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा, जिसमें उसने ऑस्ट्रिया की सेना परास्त करी। इस अभियान के समय नेपोलियन ने डायरेक्टरी से बिना पूछे ही युद्ध किया, संधि की और राज्यों का निर्माण किया। पोप की सेना को हराया, पोप से धन वसूला, लूट कर माल लिया और कुछ भूमि भी हथिया ली। धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति की वृद्धि की। कैंपो फॉर्मिया की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया को फ्रांस ने कुचल दिया। फ्रांसीसियों की ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसकी वजह से जब वह यानी कि नेपोलियन पेरिस वापस लौटता है तो जनता उसे एक हीरो का वेलकम करती है, जैसे प्राचीन रोम में सीजर का वेलकम होता था। उसका जो इटालियन अभियान है एक बहुत ही सफल अभियान रहा और वह सेना और जनता दोनों के बीच में ही एक उत्सुकता का विषय बन गया। इसके बाद डायरेक्टरी नेपोलियन को
इंग्लैंड से लड़ने वाली फ्रांसीसी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त कर देती है। नेपोलियन ये जानता था कि इंग्लैंड पर सीधा आक्रमण करना कभी भी सफल नहीं होगा, इसलिए उसने मिस्र पर अधिकार करके इंग्लैंड और भारत के मार्ग को नियंत्रित करने का निश्चय किया। क्योंकि नेपोलियन मानता था कि इंग्लैंड की शक्ति का स्रोत भारत की अतुलित धन संपदा है। उस समय मिस्र अंग्रेजी साम्राज्य का भाग नहीं था, वह टर्की के सुल्तान के अंडर था। नेपोलियन को प्रारंभ में इस युद्ध में सफलता मिली, जाफना नगर पर उसका अधिकार भी हो गया, मगर उसके बाद उसकी स्थिति बढ़ने लगी और उसकी सेना में महामारी भी फैल गई, गोला बारूद कम हो गया। उसने तुर्की सेना को पराजित तो किया अबूकर की युद्ध में, मगर उसके बाद वो सेना को उसके भाग्य पर छोड़कर स्वयं कुछ चुने हुए साथियों के साथ गुप्त रूप से भाग गया और कॉर्सिका के द्वीप में गया। वहाँ पर लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। कॉर्सिका से वो फ्रांस के उत्तरी तट पर पहुँचा और फिर वहाँ से पेरिस। लोगों का उत्साह देखकर नेपोलियन ने कहा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरा इंतज़ार कर रहा था। यदि मैं तनिक पहले आता था तो वह ठीक न होता, और यदि मैं बाद में आता तो बहुत देर हो जाती। मैं ठीक समय पर आया। नेपोलियन को क्रांति का पुत्र कहा जाता है, सन ऑफ द रेवोल्यूशन कहा जाता है, यानी कि वह व्यक्ति जो कि फ्रांस की क्रांति को जिसने आगे बढ़ाया। धीरे धीरे फ्रांस में उसने पहले तो प्रशासनिक बागडोर सुदृढ़ करी और उसके बाद फिर कई युद्ध लड़े। हम युद्धों के बारे में आज पढ़ रहे हैं। सम्राट नेपोलियन के युद्ध 1804 से 1814 के बीच में। उसने सबसे पहले यूरोप की प्रभुता का प्रयास किया। नेपोलियन ने वियना में प्रवेश किया। ऑस्ट्रियन सम्राट पहले ही राजधानी छोड़कर भाग गया था ताकि वह रूसियों से सपोर्ट कर ले, मगर ऑस्ट्रेलिस का युद्ध हुआ। उसमें नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया और रूस की संयुक्त सेनाओं को बुरी तरह से परास्त कर दिया। उसके कारण ऑस्ट्रिया को बहुत अपमान सहना पड़ा और अपना वेनेशिया, डल्मेशिया, टायरोल और ब्रेटनबर्ग के कुछ क्षेत्र फ्रांस को देने पड़े। नेपोलियन ने नेपल्स पर अपने भाई जोसेफ को बैठाया और हॉलैंड के गणतंत्र को राजतंत्र में बदला और अपने छोटे भाई लुई को वहाँ का राजा बनाया। उसके बाद धीरे धीरे उसने जर्मनी के जो छोटे छोटे बहुत सारे राज्य थे उन पर अपना वर्चस्व बनाया और राइन राज्य संघ का निर्माण किया। साथ ही उसने ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस को पवित्र रोमन सम्राट का पद त्यागने के लिए विवश किया और पवित्र रोमन राज्य को समाप्त कर दिया। उसके बाद नेपोलियन रूस की तरफ बढ़ा। एलाऊ के युद्ध में एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए। बाद में रूस को विवश होकर टिलसिट की संधि करनी पड़ी। टिलसिट की संधि सम्राट नेपोलियन के उत्कर्ष की चरम सीमा थी। नेपोलियन ने अपनी शानदार कूटनीति से क्रांति के एक प्रबल शत्रु यानी कि रूस को अपना मित्र बना दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि महाद्वीपीय प्रणाली के द्वारा वो किस प्रकार से इंग्लैंड को हराने की कोशिश करता है। व्यापार बहिष्कार नीति या महाद्वीपीय प्रणाली
या महाद्वीपीय नाकेबंदी के द्वारा इंग्लैंड के व्यापार को नष्ट करने की कोशिश नेपोलियन द्वारा इस महाद्वीपीय प्रणाली के द्वारा की गई। नेपोलियन जानता था कि इंग्लैंड की शक्ति का स्रोत उसका व्यापार है और व्यापार का स्रोत है उसके उपनिवेश, जहाँ से वह कच्चा माल लेता है और तैयार माल बिकता है। उसको लगता था कि अगर ये बनियों का देश को हराना है तो उसे उसके व्यापार वाणिज्य को रोकना पड़ेगा। इसलिए उसने यह कार्य किया अपनी बर्लिन डिक्री के द्वारा और उसका विरोध किया इंग्लैंड ने अपने ऑर्डर इन काउंसिल द्वारा। और उसके बाद फिर नेपोलियन ने मिलान नगर में एक और कानून बनाया। महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन की एक सूझ थी, मगर हेज़न कहते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, कि इसके लिए उसे सर्वत्र और निरंतर लागू करना आवश्यक था। इस बात की ज़रूरत थी कि महाद्वीप में इंग्लैंड के माल का आना पूर्ण रूप से रोक दिया जाए। कोई भी ऐसा मार्ग न रहे जहां होकर यूरोप में उसका प्रवेश हो सके। इंग्लैंड तभी हथियार डाल सकता था जबकि उसके सारे बाजार बंद हो जाएं। बट दिस वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि व्यापार बंद होता नहीं, काला बाजार होने लगा, वस्तु के मूल्य बढ़ने लगे, लोगों ने बहुत सारी परेशानियों को सामना पड़ा। स्वीडन ने इसका विरोध किया। उसके बाद जब हॉलैंड के शासक लुई बोनापार्ट, जो नेपोलियन का भाई था, उसने इसका विरोध किया तो नेपोलियन ने उसे भी हटा दिया। जब पोप ने विरोध किया तो पोप को भी उसने हटा दिया। धीरे धीरे यानी कि उसकी शत्रुता सभी से बढ़ने लगी। मगर जब पोप से शत्रुता बढ़ी तो जो रोमन कैथोलिक्स थे, जिनके लिए वो उनका सर्वोच्च धर्मगुरु था, वो फ्रांस के विरोधी बन गए। अब हम देखते हैं कि स्पेन में एक राष्ट्रीय आंदोलन होता है। वहाँ का शासक चार्ल्स चतुर्थ और युवराज फर्डिनेंड के बीच में आपसी फूट के कारण जनता में उनकी अलोकप्रियता होती है। नेपोलियन वहाँ पर आक्रमण करता है और स्पेन में अपना हस्तक्षेप बना लेता है, मगर यह स्पेनिश फोड़ा उसकी विनाश का महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। और इसके बाद क्योंकि स्पेनिश जनता का पूरा सहयोग उसे कभी भी मिलता नहीं है। उसके बाद होता है मॉस्को का अभियान। रूस के सामंत हर वक्त फ्रांस के शासक का सपोर्ट कर रहे थे, फ्रांस के क्रांति के विरोधी थे। एक विशाल सेना लेकर, जो कि लगभग 6 लाख सैनिकों की थी, नेपोलियन रूस पर आक्रमण करता है। मगर नेपोलियन वहाँ पर बुरी तरह से पराजित हो जाता है, क्योंकि रूसी सेना अपनी परंपरागत शैली के अनुसार पीछे हटती जाती है और अपने खेतों और खलिहानों को जलाती है ताकि शत्रु को अन्न नहीं मिले। उसके बाद रूस में, मॉस्को में जब ठंड बहुत हो जाती है तो सैनिक कड़कड़ाती ठंड में मर जाते हैं। घास के अभाव में घोड़े भी मर जाते हैं। कठिनाइयों के बाद जब नेपोलियन अपनी विशाल सेना के साथ वापस आता है तो उसके पास केवल 20,000 सैनिक ही रह जाते, यानी कि 5,80,000 सैनिक मॉस्को अभियान में मर जाते हैं। इसके बाद लिप्सिक का युद्ध होता है 1813 में, जब रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशिया मिलकर लिप्सिक में युद्ध करती हैं, नेपोलियन को बुरी तरह से हरा देती हैं। इस 4 दिन को चलने वाले इस युद्ध को राष्ट्रों का युद्ध कहा जाता है। नेपोलियन को सिंहासन से हटा दिया जाता है और एल्बा द्वीप में भेज दिया जाता है। उसकी सम्राट पदवी को कायम रखा जाता है और उसे एल्बा द्वीप का स्वतंत्र शासक बना दिया जाता है। मगर नेपोलियन इस भयंकर पराजय
से असंतुष्ट होकर 1815 में भागकर फ्रांस पहुंच जाता है। 18 जून 1815 को एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है जिसे कहा जाता है वाटरलू का युद्ध, नेपोलियन और वेलिंगटन के बीच। नेपोलियन के पैर उखड़ जाते हैं और वह परास्त हो जाता है। पेरिस भागता है मगर लोग उसका साथ नहीं देते हैं। अमेरिका भागने की कोशिश करता है मगर अंग्रेज़ों द्वारा पकड़ा जाता है। फिर उसे सेंट हेलेना के द्वीप में बंदी बनाकर रखा जाता है। 6 वर्ष बाद 1821 में इस महान विजेता और सेना नायक की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ फ्रांस की क्रांति भी समाप्त होती है। धन्यवाद।